जहाँ पे भी आपका पुशिंग फोर्स एक्ट कर रहा है, उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट करेगा। देयर कुड बी सम अदर डायरेक्शंस। आप कैसे उस फ्रिक्शन को निकालते हैं, फ्रिक्शन को आप फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो सब चीजें आप फर्दर हाई लेवल पे भी स्टडी करते हैं। बट अभी की जब हम बात कर रहे हैं तो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग दैट इफ this is the body and in the direction towards right, if there is motion of the body, अगर बॉडी का मोशन हो रहा है यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ओके, यहाँ पे आप पुशिंग फोर्स लगाएंगे। सो दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन हेयर। ये जो आपको इमेज यहाँ पे दिखाया गया है, इसमें भी आप ये चीज क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक बॉडी है, दिस इज द बॉडी दैट इज पुट ऑन द सरफेस, दिस इज द पुशिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन की बेसिक डेफिनेशन से को हम स्टडी करने से पहले कि हाउ कैन वी डिफाइन द फ्रिक्शन, द बेसिक ऑफ फ्रिक्शन इज if this is an object and you have applied a pushing force to the object, then ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो इसी साइड में होगा, क्योंकि आपने जो पुशिंग फोर्स है दैट इज एफ वो यहाँ पे लगा दिया है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को राइट साइड में वो करना चाहती हूँ तो मुझे पुशिंग फोर्स लगाना पड़ेगा लेफ्ट की साइड से, पुश करने के लिए उसको मैं फोर्स लगाऊंगी एंड आपका मोशन होने लगेगा इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा फ्रिक्शन एक्ट करता है। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है, बट इससे एग्जैक्टली हमें ये चीज कैसे समझ में आएगी कि फ्रिक्शन है क्या। एक बात तो हमें ये क्लियर हो जाती है कि मैं ऑब्जेक्ट को अगर मूव करना चाहती हूँ किसी डायरेक्शन में और उस पर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, इट मींस कि आप अगर बॉडी को पुश कर रहे हो उसे मूव करने के लिए, तो कोई और फोर्स एक्ट करेगा जो आपको थोड़ा सा रोकेगा उस बॉडी को मूव करने के लिए। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि उस फोर्स की वजह से आपको बॉडी को मूव करने में हेल्प हो जाए। So that force is a frictional force. Let's see how does it act. आपके पास कोई व्हीकल है, फॉर एग्जाम्पल यू आर ड्राइविंग साइकिल, you are a child right now, of course, as a 8th class student when you are studying the topic of friction. तो आपका बेसिक ही फ्रिक्शन का यहाँ क्लास 8 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो आप बच्चे हैं अभी, तो आप साइकिल चलाते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है, जो आपका व्हीकल है, लेट्स से दैट इज अ साइकिल, दैट स्लोज डाउन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो जो आपका व्हीकल है वो स्लो डाउन हो जाता है, ऐसा ही होता है यूजुअली। देन इन दिस केस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, आपके व्हीकल के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि ब्रेक अप्लाई करने की वजह से आपके व्हीकल स्लो डाउन हो रहे हैं। दैट फोर्स एक्टिंग हियर इज फ्रिक्शनल फोर्स बेटा। फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ग्राउंड के और व्हीकल के बीच में, एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। किसके बीच में, जो साइकिल या व्हीकल आप चला रहे हैं उसके बीच में और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स लग रहा है। दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ऐसे ही जब आप स्मूथ फ्लोर के ऊपर वॉक करते हैं या किसी वेट फ्लोर के ऊपर वॉक करते हैं, आप वॉशरूम में जाएं, गीला है फर्श, वेट फ्लोर पे वॉक करना यूजुअली डिफिकल्ट होता है। अगर बहुत ज्यादा गीला है तो हम बहुत संभल संभल के अपने स्टेप्स रखते हैं, क्योंकि कई बार हम फिसल भी जाते हैं। ठीक है, स्मूथ अगर है फोर्स, गीला नहीं है,
जो आपका फ्लोर है वो स्मूथ है, गीला नहीं है, तो उस केस में आपको वॉक करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। आप आराम से स्लीपर्स में भी वॉक कर सकते हैं। कई बार हमारे स्लीपर्स बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाते हैं। जब स्लिपरी है तो हमें और ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। जब स्मूथ पे वॉक कर रहे हैं तो ओके है। वेट फ्लोर पे अगर वॉक कर रहे हो तो इन दैट केस आपको बहुत ज्यादा और ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ओवर देयर? स्मूथ पे आप आराम से वॉक कर पा रहे हो, वेट पे नहीं कर पा रहे हो। रीजन बीइंग द फ्रिक्शनल फोर्स देयर। अब आप कहोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स तो दोनों जगह पे एक्ट कर रहा है, स्मूथ पे भी एक्ट करेगा वो तो। मैं अब फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करूंगी पूरे स्लाइड में जो हम समझेंगे, एंड नॉर्मल फोर्स को या पुशिंग फोर्स को मैं कैपिटल एफ से डिनोट करूंगी। सो आप कहोगे कि स्मूथ फ्लोर पे, वेट फ्लोर पे हम वॉक कर रहे हैं तो उसमें डिफिकल्टी क्यों आ रही है? नॉर्मली तो है, फ्रिक्शनल फोर्स तो दोनों जगह एक्ट कर रहा है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग, कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, स्मूथनेस की वजह से कितना फोर्स एक्ट करेगा, वेट और वेट जब होगा फ्लोर उस टाइम पे कितना फोर्स एक्ट करेगा, वो दोनों चीजें भी डिफर करेंगी। उसके बेसिस पे आपके लिए स्मूथ फ्लोर पे वॉक करना और वेट फ्लोर पे वॉक करना में डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। अब स्मूथ का मतलब जो यहाँ पे बात है, जो इसने हमें क्वेश्चन दिया है वो ये है कि व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। मैंने आपको ये चीज इसको समझाते हुए ये भी बताई कि स्मूथ फ्लोर अगर है तो उस पर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हो। वहां स्मूथ का मतलब ये है कि आपके पास कोई ड्राई फ्लोर हो या कॉन्क्रीट फ्लोर हो। ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास गीला है फ्लोर, वेट है, या फिर स्मूथ है जिसपे टाइल्स लगे हुए हैं या कोई इस तरीके मटेरियल से फ्लोर बना है जो बड़ा मतलब स्मूथ सा होता है, जो थोड़ा सा स्लिपरी सा होता है, तो उस पे वॉक करना क्यों डिफिकल्ट होता है? यहाँ क्वेश्चन ये है। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ओवर देयर। देन व्हाई डू वी स्लिप व्हेन वी स्टेप ऑन अ बनाना पील? हमेशा कहते हैं ना कि जब आप बनाना खाते हो तो उसका छिलका ऐसे इधर उधर मत डालो, किसी का पाँव लगेगा तो वो फिसल जाएगा। वन रीजन इज बिकॉज द बनाना पील इज स्मूथ। कितना वो स्मूदी होता है ना, तो उसके ऊपर से पाँव फिसलेगा, आप ऑटोमेटिकली गिर जाओगे। बट इज दिस द एक्चुअली रीजन? द साइंटिफिक रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट इज द फ्रिक्शन एक्टिंग ओवर देयर। यहाँ पे भी फ्रिक्शन का रोल है। अब आप शायद थोड़ा थोड़ा सा ये चीज समझ पाए होंगे कि फ्रिक्शन क्या चीज है, फ्रिक्शन की बात यहाँ पे क्या क्यों हो रही है। आपने कोई बॉल लिया, ठीक है, यू हैव अ बॉल, यू आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है आपका, यू आर प्लेइंग विद अ बॉल, ये आपका बॉल है, ये आपका ग्राउंड था। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो बॉल थी वो जैसे जैसे रेस्ट पे आएगी, यहाँ से आपने इसको पुश किया जोर से, ठीक है, धीरे 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 आगे जाते तक ये रेस्ट पे आ गई, रुक जाती है बॉल एक टाइम के बाद। तो ऐसा क्या हो रहा है? वाई इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन? ये बॉल आपको, ने जिस बॉल को पुश किया था ग्राउंड पे, वो धीरे धीरे फिर रुक क्यों जाती है? व्हाट इज हैपनिंग टू इट? इट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको मैंने बोला था मैं स्मॉल एफ से डिनोट करूंगी, बिटवीन द बॉल एंड द ग्राउंड। बॉल और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये बॉल रुक जाती है ग्रेजुअली। ऐसे ही कोई बाइसिकल है, आप उसको पैडल कर रहे हैं तो स्लो डाउन होने लग जाती है धीरे धीरे और फिर स्टॉप हो जाती है। वो उसमें क्या हो रहा है इन दैट केस? दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द व्हील एंड द रोड। जो आपके साइकिल का व्हील है उसके और रोड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वजह से ग्रेजुअली आपकी साइकिल स्लो डाउन हो जाती है और फिर रुक जाती है। So basically, these are the daily life examples from which you can infer what the friction is. And by this, we can put the definition of the frictional force or the friction here. That is, the frictional force is the force which opposes the motion of an object over a surface. The force of friction acts between the object and the surface.
कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है, उसके मोशन को अपोज करने वाला जो फोर्स है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड इट एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस। इसको और बेटर तरीके से समझने के लिए लेट्स से ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। वैसे अब तक आपको समझ आ चुका है कि फ्रिक्शन क्या है। अब हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ पे सरफेस है, आपने इस ऑब्जेक्ट को मूव करना चाहा, यू वांट टू मूव दिस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स योर राइट साइड। यहां से आपने एक फोर्स लगाया, दैट इज द पुशिंग फोर्स। ये ऑब्जेक्ट था, ये जिस सरफेस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है, ये वाला वो सरफेस है, ऊपर पुशिंग फोर्स लगा दिया है। तो पुशिंग फोर्स लगाने की वजह से राइट साइड में ही आपके ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, क्योंकि आप वहीं पे मूव कराना चाहते हो। तो ऐसे में ये जो सरफेस है, सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या कोई ऐसी चीज एक्ट नहीं करेगी जो आपको मोशन करने से रोकेगी? सरफेस ऐसे ही बैठा रहेगा, सरफेस कोई अपना एक्शन नहीं देगा। यू ऑलरेडी नो, एंड इफ यू डोंट नो देन यू मस्ट नो दैट यू हैव स्टडीड द लॉज ऑफ मोशन। इफ यू हैव नॉट स्टडीड तो आप पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन कि देयर इज equal and opposite reaction on the to object. every action, है ना। कोई भी एक्शन जब आप क्रिएट करते हैं तो उस पे एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्ट करता है। हमारे बहुत फेमस साइंटिस्ट हैं न्यूटन, उन्होंने ऐसा बोला था। न्यूटन्स लॉ कहती है कि जब आप कोई एक्शन देते हैं तो अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आता है। एक डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, कोई यू हैव नॉट डन एनी बैड एक्टिविटी, आपने कुछ भी बैड एक्टिविटी नहीं कही, सडनली आप कहीं पे आराम से खड़े हैं, ठीक है। कोई आपके पास आता है, आपको जोर से वो मुक्का मारता है, ठीक है। समवन कम टू यू एंड गिव्स यू अ पंच, आप आराम से खड़े रहेंगे? नो, आप आराम से नहीं खड़े रहेंगे। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपको बहुत गुस्सा आएगा कि अरे मैं तो आराम से खड़ा था, इसने आके मुझे पंच कैसे किया, एंड आप उतने ही इंटेंसिटी के साथ उसको इक्वली दोबारा से पंच करेंगे। इट मीन्स आपके ऊपर कोई एक्शन हुआ जिसका आपने एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन दिया। ये अच्छा, ऐसे कैसे मारूंगा, मैं भी मारूंगा। न्यूटन की लॉ भी यही कहती है कि साइंटिफिकली हमारी चीजों के साथ क्या हो रहा है, जब कोई चीज अपना एक्शन क्रिएट करेगी तो हमेशा उसके लिए एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, दिस इज द इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन टू योर पुशिंग फोर्स दैट इज स्टॉपिंग योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग अवे। ऐसा नहीं है कि आपका ऑब्जेक्ट इससे रुक जाएगा, बट ये सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, जो आपको रोक रहा है कि नहीं भाई, ऑब्जेक्ट को मत अपनी तरफ लेके जा, मैं तो अपने पास रखूंगा। बट अगर आपका पुशिंग फोर्स ज्यादा है फ्रिक्शनल फोर्स से, तो आपका ऑब्जेक्ट आराम से उस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा जिस डायरेक्शन में आप उसको मूव कराना चाहते हैं। When we will solve the numericals, then you will get to know कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट किस केस में कहाँ पे होगा, किस साइड में होगा। जब आप उसको मूव कराना चाहते हो तो क्या वो आपकी ही डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन किस तरीके से ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और आपके फोर्स के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये बात डिसाइड तब होगी जब हमें ये पता हो कि जो पुशिंग फोर्स हम ऑब्जेक्ट पे लगा रहे थे वो ज्यादा था या जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज्यादा है। सो आपको यहां से एक बात क्लियर हो गई है कि जो आपका फ्रिक्शन है, दैट इज एक्टिंग बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस, एंड अदर देन दैट इट इज द फोर्स दैट इज अपोजिंग द मोशन। आपके ऑब्जेक्ट को अपोज करने वाला, आपके ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने वाला फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ओके, नाउ व्हाट आर द फैक्टिंग्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। अब ठीक है, हमने मोशन कराना चाहा ऑब्जेक्ट को, उसको अफेक्ट कराने के लिए तो हमारे पास फ्रिक्शन आ गई, लेकिन
वो कौन से फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शन को भी इफेक्ट करेंगे। अब उस फ्रिक्शन को भी इफेक्ट कराने के लिए फैक्टर चाहिए, वरना तो ऐसा हो सकता है कि हम ऑब्जेक्ट को मूव कराना चाह रहे हैं, फ्रिक्शन आई, फ्रिक्शन ज्यादा लग गई, हमारा ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं हुआ, मतलब हमारा तो काम नहीं हुआ ना, फ्रिक्शन ने तो अपना काम कर दिया कि भाई ठीक है मैं तो अपोज करूंगा तेरे मोशन को, नहीं आगे बढ़ाने देता ऑब्जेक्ट को, अब बताओ क्या करोगे। तो कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होने चाहिए जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करेंगे। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे फ्रिक्शन को अफेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सी। बेसिकली देयर आर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं, फ्रिक्शन को जो अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर दीज टू? द टू आर नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। किस तरह का सरफेस आपके ऑब्जेक्ट और सरफेस जो है आपका, उनके बीच में एक जो इंटरेक्शन हो रही है, तो उसका नेचर क्या है। आपके ऑब्जेक्ट और आपके सरफेस को कांटेक्ट में आना है, तो आपके सरफेस का किस तरह का नेचर है, ये चीज इफेक्ट करेगी फ्रिक्शन को। नेचर इन द सेंस स्मूथ है सरफेस या फिर ड्राई है, ठीक है, उन चीजों पे। तो बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि किसी सरफेस की कितनी स्मूथनेस है उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन कैसी होगी। तो एक फैक्टर जो आपका हो गया फ्रिक्शन को अफेक्ट करने के लिए, दैट फैक्टर इज द सरफेस का नेचर। नेचर ऑफ द सरफेस इन कंटैक्ट is one factor that is affecting friction. And the second one is how hard the surface press together. अब ये जो सरफेस है वो एक साथ कितना हार्डली प्रेस कर सकता है, उस सरफेस के पास कितनी कैपेबिलिटी, कितनी कैपेसिटी है आपके ऑब्जेक्ट को हार्डली प्रेस करने की, ये चीज भी फ्रिक्शन को अफेक्ट करेगी। एंड ऑन दैट बेसिस योर फ्रिक्शन ऑन द स्मूथ सरफेस, अगर आपका सरफेस स्मूथ है तो जो आपका फ्रिक्शन है दैट इज लेस। So what can you devise from here? On a smooth surface, friction is less. स्मूथ सरफेस पे हमेशा लेस फ्रिक्शन होगी एज कंपेयर टू द ड्राई सरफेस। एंड हियर कम्स द वेरी क्लियर आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट वी डिस्कस, दैट व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ स्मूथ एंड वेट फ्लोर। स्मूथ और वेट फ्लोर पे वॉक करना इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहां पे जो फ्रिक्शन है वो कम है। अगर फ्रिक्शन कम होगी तो आपका ऑब्जेक्ट आराम से मूव कर जाएगा। अब ऑब्जेक्ट आप खुद दो, किसी गीले फ्लोर के ऊपर आप वर्क करने लग रहे हो, वहां पे आप ऑब्जेक्ट खुद हैं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ये कोई वेट सरफेस था जिसके ऊपर आप मूव कर रहे थे बहुत आराम से, ये यू आर द बॉडी, आप मूव कर रहे हो, इधर आपका मोशन हो रहा है, इधर आपका पुशिंग फोर्स है क्योंकि आपको राइट साइड में मूव करना है। अब यहाँ फ्रिक्शन लग रही है कम, फ्रिक्शन कम है, आपका मूविंग फोर्स ज्यादा है, आपने तो बहुत ज्यादा जोर लगाया है चलने के लिए, फ्रिक्शन कम है, लेकिन क्योंकि वेट सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है साइंटिफिकली। अब इस केस में क्या होगा, आप जाओगे और फिसल जाओगे क्योंकि आपने तो इजिली मूव कर लिया ना, सरफेस ऑलरेडी वेट या फिर स्मूथ है, आप पहले ही अपना फोर्स ज्यादा लगा रहे हो, ऊपर से फ्रिक्शन कम लग रही है, इसीलिए एज कंपेयर टू द ड्राई सरफेस इफ यू आर मूविंग ऑन अ वेट सरफेस तो आप आराम से स्लिप कर जाते हैं, इसीलिए उस पे वॉक करना डिफिकल्ट होता है। स्लिप कर रहे हो क्योंकि वॉक करना डिफिकल्ट है, और वो वॉक करना डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि फ्रिक्शन कम एक्ट कर रहा है। थोड़ा सा अगर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता तो वो ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींच के रखता कि भाई नहीं सरफेस के ऊपर रह, तो वॉक करना क्या होता, थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी होता और आप स्लिप नहीं करते। सो दिस इज हाउ द फैक्टर्स आर अफेक्टिंग द फ्रिक्शन।
चलो अब एक एक्टिविटी करते हैं. When you will open the NCERT book of class 8, from this chapter you will find an activity 12.1. You are gently pushing a book on table. बुक रखी है आपकी टेबल के ऊपर, आप उसको कभी जेंटली पुश करके देखो. देन यू ऑब्जर्व दैट इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग फ्रॉम सम डिस्टेंस. जब आप उसको जेंटली मूव करेंगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करके वो बुक रुक जाएगी. अब आप इस एक्टिविटी को दोबारा से रिपीट करो फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन. डज द बुक स्टॉप दिस टाइम टू? कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन? कैन वी से द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन? क्या आप ऐसा बोल पाएंगे? एक्टिविटी हमें क्या कह रही है? द एक्टिविटी इज सेइंग कि आपके पास कोई बुक रखी है and what you have to do, you have to move that. Yeah, wait for a minute, something else has happened. I'm showing the screen again. Ma'am, I have asked for the approval in the Teachment app. Yeah, that has already been approved. I already approved. No, ma'am, I've done it with my laptop because ma'am, my phone is not generally with me. Okay. Okay, we will sort it out. Okay, right, Yes. after the class. Okay, ma'am. Wait for a minute, some trouble has happened. Yeah, so हम क्या कर रहे हैं? वी हैव अ बुक. आपके पास टेबल पे बुक, आप यूजुअली ऐसा करते भी हैं. क्लासरूम में तो स्टूडेंट्स बहुत आराम से ये चीज करते हैं कि कोई बुक किसी टेबल के ऊपर रखा है एंड आप उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं. जब आप उसको मूव करने की कोशिश करोगे तो यू विल फाइंड कि आप एक डायरेक्शन से उसको मूव करके देखो. Like if you are moving that from the right direction and if you are moving it from the left direction, then what will happen over there? क्या वहां पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा? What does actually happen? ऑफ कोर्स जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक्ट करेगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स तो हर जगह पे एक्ट कर रहा है. एक ये चीज है जहां पे आपने अपना जो हैंड है वो लेफ्ट साइड में रखा हुआ है एंड आप बुक को राइट साइड में, राइट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हो. एक्टिविटी में वो कह रहा है कि आप अब क्या करो, अपने हैंड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड में रख लो एंड बुक को आप लेफ्ट साइड में मूव करने की कोशिश करो. So he is asking, the person who has given us the activity in the book, he is asking कि क्या इस टाइम पे भी बुक स्टॉप होगी? अगर होगी तो क्या आप किसी एक्सप्लेनेशन के बारे में सोच सकते हो और आप ये कह सकते हो कि कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा बुक पे, अपोज कर रहा होगा जो उसके मोशन को. सो यस, ऑफ कोर्स, आप बुक को किसी भी डायरेक्शन में मूव करो, द बुक विल स्टॉप. Yes, the book will stop. This time too, after sliding for some time, the book stops. Because जो आपके टेबल का सरफेस है, the surface of table, वो आपका फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है टू अपोज द स्लाइडिंग. इस बुक की स्लाइडिंग को अपोज करने के लिए जो आपका टेबल का सरफेस है वो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. सो यस, वी कैन से दैट अ फोर्स मस्ट बी एक्टिंग ऑन द बुक अपोजिंग इट्स मोशन. बुक, जरूरी तो नहीं है कि जब राइट साइड से आपने मूव किया तो जितने डिस्टेंस पे बुक रुकी होगी उतने पे ही लेफ्ट से मूव करे, क्योंकि ये बात तो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने अपना पुशिंग फोर्स कितना लगाया था. जब आप एक तरफ से मूव कर रहे हो तो हो सकता है आपका पुशिंग फोर्स कम रहा हो, जब दूसरी तरफ से किया तो पुशिंग फोर्स हो सकता है ज्यादा रहा हो. तो टाइमिंग कि कितनी देर में वो बुक स्टॉप की और कितने डिस्टेंस के बाद, वो डिफर कर सकती है, लेकिन
वो बुक तो स्टॉप होगी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है बिटवीन द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल, सो द सरफेस ऑफ टेबल विल प्रोवाइड द फ्रिक्शनल फोर्स टू अपोज द स्लाइडिंग ऑफ द बुक। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन? हमने पढ़ लिया कि फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं फ्रिक्शन को। हमने ये एक्टिविटीज भी देखी कि कैसे कैसे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, कैसे उसको इफेक्ट मिला उनकी वजह से। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज क्या है। हमने ये तो देख लिया कि हाँ भाई ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, ओके फाइन, करो। लेकिन क्यों? ऐसा हो क्या रहा है जिसकी वजह से वो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, हमें ये देखना है। लेट्स सी दैट कॉजेज क्या है फ्रिक्शन के। The very first cause of friction is due to interlocking of irregularities between the two surfaces in contact। जो दो सरफेस कांटेक्ट में है, यहाँ पे मान लो कोई ब्रिक रखी है और ये सरफेस है जिसके ऊपर ये ब्रिक रखी हुई है, इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरलॉकिंग प्रेजेंट है। इंटरलॉकिंग मींस कैसी इंटरलॉकिंग? ये आपस में किसी ना कैसे जुड़े हुए हैं, ये कोई इंटरलॉकिंग तो है ना इनके बीच में, तभी तो ये जुड़े हुए हैं। अब ये जो इस तरह की इंटरलॉकिंग है, इसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज क्रिएट हो रही हैं, एक रीजन तो ये है फ्रिक्शन लगने का। जिस भी तरह की इंटरलॉकिंग प्रेजेंट है किसी ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच में, उसकी वजह से जो इरेगुलरिटीज उनके बीच में उबड़ खाबड़ हो जाता है, जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोल देते हैं ना कि उबड़ खाबड़ सा सरफेस है, कि भाई उठा हुआ है, कहीं से बैठा हुआ है, थोड़ा सा स्मूथ नहीं है, थोड़ा ड्राई है, कहीं कॉन्क्रीट है, कहीं पे नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सरफेस एंड द ऑब्जेक्ट, किसी ना किसी तरह की इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होगी। उस इंटरलॉकिंग की वजह से जो ये इरेगुलरिटीज क्रिएट हो रही हैं दो सरफेसेस के बीच में जो कांटेक्ट में है, उनमें वो रीजन है, एक रीजन तो वो है इस फ्रिक्शन के फोर्स का। नाउ व्हाट इज द सेकंड रीजन? सेकंड रीजन इज जो स्मूथ सरफेसेस है उनकी बात करते हैं। जो स्मूथ सरफेसेस है, इनमें क्या होता है? इनमें माइन्यूट इरेगुलरिटी, वैसे तो वो स्मूथ है तो इरेगुलरिटीज कम होंगी, लेकिन होंगी तो माइन्यूट इरेगुलरिटीज होती हैं दो सरफेसेस के बीच में जब सरफेसेस स्मूथ होते हैं तो वो भी एक कोज है फ्रिक्शन का। तो ऐसा नहीं है कि स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन एक्ट ही नहीं करेगी, एक्ट करेगी, लेकिन माइन्यूट इरेगुलरिटीज है। अब इसके साथ ही हम रफ सरफेस की भी बात कर सकते हैं कि रफ सरफेस पे फ्रिक्शन क्यों एक्ट कर रही है, उसका क्या रीजन है? क्योंकि रफ सरफेसेस के बीच में लार्जर इरेगुलरिटीज प्रेजेंट होंगी। अब जब लार्जर इरेगुलरिटीज हैं तो इस केस में भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। सो अब आप ये कर सकते हो, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज मोर इन केस ऑफ रफ सरफेस। कॉजेज तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम पर्टिकुलरली दो सरफेसेस जो कि स्मूथ और रफ हैं उनकी बात करते हैं, तो इन दैट केस द रीजन इज कि माइन्यूट इरेगुलरिटीज आपके स्मूथ सरफेस में भी प्रेजेंट हैं और इरेगुलरिटीज रफ में भी हैं, बट उसके केस में लार्ज इरेगुलरिटीज हैं। सो इस वजह से वहां पे भी फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो अब ये जो इंटरलॉकिंग वाली बात की, वहां पे आप ये कह सकते हो जो एडहेशन है, एडहेशन का मतलब क्या होता है? चिपकना। कि ऐसे बोलते हैं ना, जो आपका ये फेविक्विक होता है या फेविस्टिक होती है, इस पे हमेशा लिखा होता है एडहेसिव मटेरियल।
एडहेसिव मटेरियल मतलब जो दो चीजों को जोड़ के रखता है, किसी चीज को जोड़ के रखता है या फिर चिपका के रखता है, दैट इज एडहेसिव। तो जो एडहेशन है बिटवीन बॉडी सरफेसेस, या जिसको आप बोल रहे हो इंटरलॉकिंग है, इंटरलॉकिंग के कारण जो इरेगुलरिटीज हैं, इंटरलॉकिंग है या फिर इरेगुलरिटीज हैं, उस इंटरलॉकिंग के कारण या एडहेशन है, दैट इज वन रीजन फॉर द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, सरफेस की जो रफनेस है, दैट इज द अनदर रीजन, जिसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एंड वन कुड बी बॉडी डिफॉर्मेशन, बॉडी की डिफॉर्मेशन होती है, दैट इज अदर रीजन। ठीक है, क्योंकि बॉडी क्या है, मान लो ऐसे रखी है कोई बॉडी, और ये मतलब बहुत ज्यादा कंक्रीट बॉडी नहीं है, ये सरफेस के ऊपर आई, अभी तो ये बॉडी अकेले थी, ठीक है, सरफेस के ऊपर आई ये बॉडी, तो हो सकता है थोड़ी सी नीचे से ऐसे हो जाएगी, हमें वो दिखता नहीं है, बहुत माइन्यूट होता है, पर थोड़ी सी सप्रेस सी होगी, तो डिफॉर्म हो रही है बॉडी किसी सरफेस पे रखे हुए, यहाँ पे भी